नमस्कार। आज हम बात करेंगे संविधान में आर्टिकल 14 से 18, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो समता का अधिकार दिया गया है उसके विभिन्न प्रावधानों के बारे में, यानी समता के अधिकार से संबंधित संविधान के उपबंधों के बारे में एक चर्चा करेंगे कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को न्याय और स्वतंत्रता के साथ साथ अवसर और स्तर की समानता उपलब्ध कराने का संकल्प किया गया है। इसके फलस्वरूप संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। भाग 3 के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 ये उपबंधित करता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात इस अनुच्छेद में एक सामान्य नियम स्थापित किया गया है जिसके द्वारा राज्य नागरिकों में धर्म, जाति, लिंग, निवास और निवास स्थान और वंश के आधार पर विभेद नहीं करेगा। यद्यपि इस अनुच्छेद में विभेद शब्द का कहीं वर्णन नहीं किया गया है, तथापि न्यायिक निर्णयों द्वारा राज्य को अधिकार दिया गया है कि राज्य विशेष व्यक्तियों और वस्तुओं का किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्गीकरण कर सकता है। यह वर्गीकरण विभेद होते हुए भी अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करेगा। लेकिन संविधान यहीं तक सीमित नहीं रहता। अनुच्छेद 15 में उपबंधित किया गया है कि जाति, धर्म, वंश के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 के द्वारा लोक सेवाओं में जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान आदि के आधार पर नियुक्ति के संबंध में विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 18 द्वारा शैक्षणिक और सैनिक उपाधियों को छोड़कर अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, ये प्रावधान किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 14 द्वारा ये प्रत्याभूत किया गया है, ये गारंटी दी गई है कि भारत राज्य क्षेत्र में जन्म, वंश, लिंग आदि के आधार पर व्यक्तियों के मध्य अधिकारों के प्रदान करने तथा कर्तव्यों को पूरा कराने में राज्य विभेद नहीं करेगा। देश का प्रत्येक व्यक्ति देश की साधारण विधि के अधीन होगा। पश्चिम बंगाल बनाम अनवर अली के वाद में न्यायाधीश पतंजलि ने कहा कि अनुच्छेद के प्रथम भाग द्वारा भारत क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के लिए नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई है तथा दूसरे भाग द्वारा बिना भेदभाव के सभी व्यक्तियों को उनके अधिकारों तथा स्वतंत्रता के उपभोग में समान संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 के स्वरूप को देखते हुए एक निरपेक्ष अधिकार दिखाई देता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल अपने कार्यकाल में अपने कर्तव्यों के लिए किसी फौजदारी या दीवानी उपचार के वाद में न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होंगे। इसी प्रकार विदेशी राजदूत, कूटनीतिज्ञों तथा विदेशी संप्रभुओं को भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त रखा गया है और भारतीय न्यायाधीशों, राज्य के भूतपूर्व नरेशों आदि को भी उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 14 में वर्गीकरण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन भी लागू किया गया है। अर्थात राज्य को बोधगम्य अंतरक के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण करने वाली विधि का निर्माण करने से नहीं रोका जा सकता है। ऐसा वर्गीकरण ऐतिहासिक भी हो सकता है और भौगोलिक आधार पर होगा, या फिर किसी विशेष परिस्थिति के आधार पर किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह होगी कि वर्गीकरण करने वाली विधि से प्राप्त किए जाने वाला उद्देश्य तथा बोधगम्य अंतरक के मध्य विवेकपूर्ण संबंध होना चाहिए। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद न किए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 15(1) के द्वारा राज्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध
धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। 15(2) के द्वारा धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी अयोग्यता अथवा शर्त द्वारा किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों, दुकान, होटल या ऐसे ही कोई अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के लिए रोका नहीं जाएगा। ना ही किसी जैसे कुएँ हों, तालाब हों, सार्वजनिक स्नानागार हो, सार्वजनिक प्रवेश के स्थान हो यानी शेल्टर होम हो, उनमें प्रयोग में उसे प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। उपरोक्त 2 खंडों में समता का अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 15 के 2 खंडों में अर्थात अनुच्छेद 15 का उपखंड 3 और उपखंड 4 में इसके अपवादों को वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 15 का उपखंड 3 यह कहता है कि राज्य स्त्रियों तथा बच्चों से संबंधित विशेष उपबंध पारित कर सकता है। इस खंड के अंतर्गत पारित विधि अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं मानी जाएगी। ऐसा उपबंध हमारे समाज में स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए रखा गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से, इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि सामाजिक और शैक्षणिक, आर्थिक नहीं, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए राज्य विशेष उपबंध बना सकेगा। M.R. बालाजी बनाम मैसूर राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक तथा शैक्षणिक दोनों वर्ग में पिछड़ा होना सम्मिलित है। इस उपखंड द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए यह वर्ग सामाजिक तथा शैक्षणिक दोनों दृष्टि से पिछड़ा होना चाहिए। केवल शैक्षणिक पिछड़ापन पर्याप्त नहीं होगा। और एक और ध्यान देने योग्य बात है कि इस उपखंड में पिछड़े वर्गों को सम्मिलित करने को कहा गया है, ना कि पिछड़ी जातियों को। अनुच्छेद 14 लोक सेवाओं अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 लोक सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार प्रदान करता है। राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को लोक सेवाओं में समान अवसर प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी अनुच्छेद 16 कहता है कि प्रत्येक नागरिक को लोक सेवाओं में समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। इस अनुच्छेद में इस बात की प्रतिभूति प्रदान की गई है कि धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर लोक सेवाओं में किसी भी प्रकार से किसी नागरिक को अयोग्य नहीं माना जाएगा या धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा किसी नागरिक के साथ। लेकिन अनुच्छेद 16 में प्रदत्त अधिकार राज्य को लोक सेवा के प्रत्याशी नागरिक के भूतकालीन व्यवहार, चरित्र आदि के विषय में योग्यता निर्धारित करने से नहीं रोकता है। उपरोक्त अनुच्छेद का वास्तव में अर्थ है कि व्यक्ति किसी विशेष सेवा के योग्य है तो उस वर्ग के व्यक्तियों में उसको सभी के साथ समानता का अधिकार प्राप्त होगा। इस अनुच्छेद में यद्यपि लोक सेवाओं के अवसर की समानता दी गई है, तथापि इस अनुच्छेद के उपखंड 3, 4 और 5 में कुछ अपवाद गिनाए गए हैं जो इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 16 का उपखंड 3 कहता है कि निवास स्थान के आधार पर प्राथमिकता दी जा सकती है, अर्थात राज्य कुछ सेवाओं में केवल राज्य के नागरिकों को आरक्षण प्रदान कर सकता है। यानी कुछ सेवाएं जो हैं केवल राज्य के नागरिकों के लिए आरक्षित की जा सकती है। उपखंड 4 अनुच्छेद 16 का कहता है कि पिछड़े वर्गों को पदों का आरक्षण दिया जा सकता है। पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्य इस वर्ग के लोगों के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वर्ग पिछड़ा हो तथा उसे सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ हो। अनुच्छेद 16 का उपखंड 5 कहता है धार्मिक संस्थाओं के पद विशेष धर्म के मानने के लिए आरक्षित होते हैं। यानी धार्मिक संस्थाओं में कुछ पद ऐसे होते हैं जो केवल उसी धर्म के मानने वाले लोगों द्वारा ही
धारण किए जा सकते हैं तो उनके लिए आरक्षण किया जा सकता है। अर्थात किसी विधि में किसी धार्मिक लोक पद के लिए किसी धर्म विशेष को मानने की योग्यता निर्धारित की जाती है तो वह विधि अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करेगी। अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पष्टता की समाप्ति कर दी गई है। अस्पष्टता के आधार पर योग्यता निर्धारित करना अपराध है तथा दंडनीय है। देवराजी बनाम पद्मन्ना के वाद में अस्पष्टता के अर्थ को बताते हुए कहा है कि यह एक सामाजिक बुराई है जो ऐतिहासिक रूप से जाति प्रथा के आधार पर उत्पन्न हुई है। अनुच्छेद 17 की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1955 में संसद ने अस्पष्टता उन्मूलन अधिनियम पारित किया है। अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधियों की समाप्ति की घोषणा की गई है। अनुच्छेद 18 यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। केवल सैनिक या शैक्षणिक उपाधि के अलावा कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन कार्यरत है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या कोई विदेशी हो, वह राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 एक ही व्यवस्था को प्रतिपादित करते हैं। अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदान की गई विधि के समक्ष समता की प्रतिबूति वास्तव में अनुच्छेद 16(1), 16(2) और 15(1) के द्वारा ही प्रदान की जा सकती है। ये तीनों अनुच्छेद एक ही सांवैधानिक संनियम की प्रतिबूति प्रदान करते हैं तथा तीनों अनुच्छेद एक दूसरे के पूरक हैं। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले व्याख्यान में हम विस्तृत चर्चा करेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में, 15, 16 इनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।